चलो आइए देखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आप लोगों ने जो जो पढ़ा है आप मुझे पढ़ाइए। फिर कहाँ से स्टार्ट हुए थे सब, बताओ क्या पढ़ा था सबसे पहले? न्यूक्लियाई के बारे में Yes, हम छोड़ गए थे। sir. उसके बाद क्या पढ़ा होगा तुमने? मास के बारे में पढ़ा हुआ है ना, मास एंड मास डिफरेंस। फर्क पढ़ लिया था शायद, है ना? इतना तो बच्चे हम, चलो हम पहले अपने वाला रिवाइज कर लेते हैं जो हमने उससे पहले पढ़ा था। न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स, इन सब ये किसको कहते हैं, सबको पता है ना? Yes, sir. न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं? Mass number of neutrons and protons. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इसी को क्या बोलेंगे सर, इनके नंबर? न्यूक्लियन, यानी इनको ही क्या बोलते हैं? मास number. मास नंबर। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत फॉर्मूलाज किया था, वो हल्के फुल्की बात की थी अभी तक, है ना? अब जो तुमने बात की होगी वो तुमने बात की होगी शायद मास डिफेक्ट की। क्या होता है बच्चे मास डिफेक्ट? कोई बात, जितना आता है उतना मुझे बता दो। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट के बारे में थोड़ा शुरू हो गया था क्या? मास डिफेक्ट तुम्हारा ये नहीं हुआ था? Yes, sir. हुआ था. हाँ बताओ। एक तो मास पढ़ा होगा तुमने, मास क्या होता है वो पढ़ा होगा तुमने, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, है ना? ऐसा Yes, कुछ। sir. के बाद मास और मास डिफेक्ट। चलो हम इसी की फॉर्म में बात करते हैं। जब हम न्यूक्लियस की फॉर्म में बात करते हैं, एक एटम के लिए बात करते हैं, तो मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चे? थोड़ा सा आइडिया दो मुझे, या क्या पढ़ा है, हमें पता लग जाएगा कहाँ से स्टार्ट करना है। Sir, mass of nucleus is greater than मास ऑफ न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन mass of nucleus. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अच्छा ठीक है, तो फिर इसमें मास डिफेक्ट क्या हुआ, है ना? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो। देखो, एक हमारे पास एट न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस। ये मिलकर बना हुआ कितने न्यूक्लियॉन से? 4. 4 न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन का मास मान लो एग्जांपल के लिए कितना यूनिट? एक्स यूनिट। कितना यूनिट? एक्स यूनिट। तो 4 न्यूक्लियंस का क्या हो जाएगा? 4x. 4x, है ना? तो जब इन चारों को मैं पैक करके किस में भर दूंगा? ये न्यूक्लियस जो बना हुआ ये भी किससे बना हुआ है सर? 4 न्यूक्लियन से मिलकर। एक न्यूक्लियस लिया मैंने जो किससे मिलकर बना है बच्चे? 4 न्यूक्लियन से। मैंने उन 4 न्यूक्लियस को अलग से मेजर करके देखा, उनका मास कितना आया? 4x। जब मैंने इनसे एक न्यूक्लियस बना होगा उसका मास भी क्या होना चाहिए? सर 4x. 4x। बट फिर मैंने इनसे न्यूक्लियस बनाया, इस न्यूक्लियस को जब मेजर किया वो क्या आया? 4x से कम या 4x से ज्यादा? सर कम आया. कम आया, है ना? न्यूक्लियस का मास क्या आया? कम आया। किससे? इनके मास से, न्यूक्लियस के मास से। तो ये जो मास का डिफरेंस बचा, उसी मास को क्या बोलता हूं? मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का मतलब क्या होगा? क्या होगा मास डिफेक्ट का मतलब? The amount of the disappeared mass. दोबारा बोलो, द अमाउंट ऑफ Disappeared mass. हाँ, फ्रॉम न्यूक्लियस, ऐसा बोलोगे ना? या ऐसा बोल दो, किस वजह से आता है इससे समझ में आ जाएगा। द मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस या लार्ज, इज लेस देन द मास ऑफ न्यूक्लियंस। न्यूक्लियॉन्स। This difference in mass is known as मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। समझ में आ रही है ये बात? ये मास डिफेक्ट कहाँ से आया, सबको क्लियर है भाई? एक चीज है, हमने बोला कि एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियॉन से मिलकर बना हुआ है, तो न्यूक्लियॉन्स का जितना मास होना चाहिए वही किसका होना चाहिए? न्यूक्लियस का। बट चेक किया सर, न्यूक्लियॉन्स को अलग मेजर किया और फिर किसका अलग मेजर किया सर? न्यूक्लियस को अलग, न्यूक्लियस को मेजर किया। पता चला कि न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियॉन्स के मास से क्या आया? कम आया सर। तो ये जो मास का डिफेक्ट है इसी को क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? किसी को क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? नो सर।
No, sir. है ना। तो अब कैसे हो सकता है ये, सोचो थोड़ा सा, ये किस वजह से हुआ होगा। मैडम ने बताया होगा यहाँ तक, तो यहाँ तक हो गया था या इसके बाद चलना है, इसके बाद तक करना है, इसके बाद कुछ नहीं हुआ था, राइट। जो एनर्जीज होती है, हाँ चलो फिर बताओ, फिर कहाँ से होता है बताओ, ये किस वजह से आता है मास का डिफेक्ट बच्चों। देखो एक तो सिंपल तरीका था जो कि मतलब अगर हमारी ऑब्जर्वेशन में हम जनरली करते हैं, जाते हो ना मिठाई की दुकान पे, जाते हो सब, है ना। Yes. सब जाते होंगे, सबने ऐसे बोला होगा 1 किलो गुलाब जामुन तोल दो, 1 किलो रसगुल्ला तोल दो, है ना। कहीं कहीं Yes, मिठाई yes. वाले मिठाई का डब्बा भी साथ तोलते हैं ना। Yes. तो उसमें तुम 1 किलो अगर मिठाई लेने जाओगे तो तुम्हें 1 किलो मिठाई दे देगा, लेकिन उसमें से 10 ग्राम का मान लो क्या है, मिठाई का डिब्बा। है ना। तो अब तुम क्या बोलोगे बच्चे, जो गुलाब जामुन का जो मास है वो क्या है, एक्चुअल में जो डब्बा बना हुआ गुलाब जामुन का है, तो गुलाब जामुन का जितना मास है वही कितने का, किसका होना चाहिए, डब्बे का, गुलाब जामुन सहित। क्या ऐसा होता है क्या, No, sir. नहीं होता है। या होता है, नहीं होता। गुलाब जामुन का मास थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है ना। ऑब्वियसली बात है सर, डब्बे के साथ जब गुलाब जामुन लोगे तो गुलाब जामुन का मास थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि उसके अंदर किसका मास भी ऐड है, उस डब्बे का। तो इसको बोल दिया मास डिफेक्ट। लेकिन ये अलग किस्म का मास डिफेक्ट है, इसके अंदर तो हमें पता है ये मास डिफेक्ट किसकी वजह से आया, डब्बे की उस डब्बे की वजह से। उस डब्बे का भी कुछ मास था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ऐसा। यहाँ पर तो वो जो न्यूक्लियस है, वो डब्बा, वो खुद भी किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोन से मिलकर बना हुआ है। तो ये वाला, हाँ तो वो अलग चीज है, कई लोग नहीं तो तोलते हैं ना। तो अब यहाँ पर तो अलग सीन है, यहाँ पर तो डब्बा है ही नहीं, कि जब न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं कोई डब्बे जैसी चीज बताई है हमने, नहीं। ये न्यूक्लियस तो खुद भी किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोन से। तो पक्का ऐसा होना चाहिए कि जितने न्यूक्लियंस का मास है उतना ही किसका होना चाहिए था, न्यूक्लियस का। तो ये मास गया कहाँ, ये मास सिर्फ गया कहाँ, एनर्जी में। वेरी गुड। वो एनर्जी कहाँ गई, सर किसी को नहीं पता, ऐसा बताया मैम ने। वो क्या हुआ, वो नहीं बताया अभी तक उसका, No, वही। sir. पता नहीं है किसी को भी कि वो कहाँ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब फिर मास का डिफेक्ट कहाँ से आया, फिर उस एनर्जी को किसने पता नहीं चला हमने कहाँ पर यूज होगी वो। तुम लोगों को यहाँ तक पता चल गया था, उसके बाद क्या हुआ सर, ये बाइंडिंग एनर्जी की टर्म कहाँ से आई, फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। हाँ वो डेल्टा एम क्या होता है, सर वो जो मास का डिफेक्ट होता है ना, उसको डेल्टा एम बोलते हाँ तो वो एनर्जी कहाँ से आई, मास के कम। डिफेक्ट से। फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो एनर्जी कहाँ गई है, फॉर्मूला में तो तुमने सही बोला है, फॉर्मूला तो तुमने सही बोला है, ऐसा किसने बोला सर, तुम लोग ही बोल रहे हो कि वो एनर्जी कहाँ गई, किसी को नहीं पता। सर 99% थी, कुछ ऐसे बोल रहे थे मैं। हाँ बोलो बोलो दोबारा, क्या दोबारा बोलो। 99% तो पता है ना कि ये है, पर 1% का आज भी नहीं पता चला कि वो हाँ कहाँ हुई है। ऐसे बोलो ना। तो अभी के लिए हम क्या वालेंगे, ध्यान से सुनना, जो एनर्जी हमारी यूज हुई है वो ठीक है 1% वाली बात, जो एनर्जी यूज हो रही है वो कहाँ यूज हो रही है बच्चे, बाइंडिंग एनर्जी में, है ना। भाई अभी क्या है, देखो तुम खुद सोचो, एक हमारे पास होती है न्यूक्लियर फोर्स, एक बाइंडिंग एनर्जी, दोनों अलग टर्म है ना, एक एनर्जी है एक क्या है, फोर्स है। अच्छा जब मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की, तो अब न्यूक्लियस हैं, इनका नेचर कैसा है सर, प्रोटॉन्स 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 है इनमें, है ना। तो अब ये प्रोटॉन क्या इकट्ठा आपस में बैठना चाहेंगे कभी भी, नो सर। है ना। तो इनको बाइंड करने के लिए सिर्फ प्रोटॉन ही, न्यूक्लियस के अंदर और कौन है, न्यूट्रॉन्स। तो इनको बाइंड करने के लिए भी तो कुछ क्या चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमें अलग से तो दी नहीं हमने, तो न्यूक्लियस को कहाँ रखा हुआ, न्यूक्लियस के अंदर रखा हुआ, तो वो एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी कहाँ से आई, जो तुम्हारा मास था, कुछ मास जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहाँ कितना कन्वर्ट हुआ होगा सर, सपोज करो इस न्यूक्लियस का मास था 3.8, कितना था 3.8x, लेकिन होना कितना चाहिए था बच्चे, 4x। तो ये जो बच गया, उसका मैक्सिमम पोर्शन किस में यूज हो गया,
बाइंड करने के लिए, एनर्जी में इसको आपस में बाइंड करने के लिए, क्योंकि जब अलग अलग रखे थे तो बाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी। अलग अलग मेजर किया, इनका साइज कितना, इनका मास कितना हो गया 4x, इनका मास कितना हो गया 4x। लेकिन जब इनको न्यूक्लियस की फॉर्म में पैकेज करके जब न्यूक्लियस की फॉर्म में देखा तो दोनों इकट्ठे बाइंड थे। तो वो बाइंड कहाँ से आया? एनर्जी तो चाहिए ना बाइंड करने के लिए। अब इन बाइंड करने के लिए एनर्जी हमने एक्सटर्नल तो दी नहीं, तो वो कहाँ से आई होगी सर? इसी का जो न्यूक्लियस का जो मास है, समझ रहे हो, इन न्यूक्लियस का कुछ मास है, वो किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी। समझ में ना? इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो सर जो बाइंड रखने करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है सर? बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? और ये किसकी वजह से होती है सर? जो मास का डिफेक्ट है। समझ में आ रहा है? यस या हम अच्छे से बोले ना, बाइंडिंग एनर्जी मास के डिफेक्ट की वजह से नहीं होती, मास का डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? Binding and समझ में आ रहा है? ये जो मास का डिफेक्ट आया, आपको पूछे कि मास का जो डिफेक्ट आया, क्या सर कौन सा मास का डिफेक्ट? कि मास ऑफ न्यूक्लियस है वो कम है। किसके कंपैरिजन में कम है मास ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियॉन्स के कंपैरिजन में मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है? कम है। तो वो किस वजह से है? क्यों? क्योंकि जो कुछ पोर्शन ऑफ मास जो कम है, जितना पोर्शन वो कम है मास का, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। वही इतने अमाउंट ऑफ उसने मास का किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और वो एनर्जी न्यूक्लियस को आपस में क्या कर रही है सर? बाइंड कर रही है। तो अब बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ सर? वो एनर्जी रिक्वायरमेंट, वो एनर्जी जो हमें क्या चाहिए सर? न्यूक्लियस को आपस में क्या करने के लिए चाहिए? बाइंड करने के लिए। जितनी बाइंड करने के लिए चाहिए उतनी ही किस लिए भी चाहिए? उनको तोड़ने के लिए भी चाहिए। तो इसको इस वे में भी बोलते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियस में से मेरे को न्यूक्लियस को क्या करना है? अलग करना है सर, तो भी जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है? दोनों तरीके से पढ़ो। एक तो बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी बाइंडिंग एनर्जी, तो उनको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी क्या होगी सर? बाइंडिंग। कोई चीज 5 जूल से जुड़ा हुआ तो उसको जोड़ने के लिए भी कितनी जूल चाहिए? कम से कम 5 जूल। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है सबको? जिससे बाइंड होते हैं, जिससे सेपरेट होते हैं, दोनों बाइंडिंग एनर्जी है, दोनों से करते हैं। ज्यादातर हम सेपरेट वाली टर्म्स में यूज करते हैं इसको, तो अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ने के लिए, मैं दूसरी डेफिनेशन बोलूं कि न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या बोलूंगा? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है? क्लियर है सबको? yes sir. अब तुमने लास्ट बात जहां पर खत्म की थी वो ये थी ना कि बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट अ गुड मेजर ऑफ स्टेबिलिटी। Yes sir. थी ना ये बात? यहीं पे खत्म किया था शायद तुम लोगों ने। तो फिर ऐसा क्यों है बताओ भाई? सर, ये सबसे नहीं बड़ी बताया। बात, हाँ बोलो बोलो। ये नहीं बताया? ये तो होमवर्क दिया था ना मैडम ने, तो तुम्हें पता करना था। मैम ने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था वहां, है ना? खेलो मत मेरे साथ, है ना? ये होमवर्क दिया था ना, तो बताओ। देखो इसका हम आंसर अभी देते हैं बाइंडिंग एनर्जी से। शुगर गोल मैम नहीं है, हमने देख लिया था ना पीडीएफ। चलो आओ, ऐसे नहीं बोलते बच्चों, आओ। नहीं सर, वो तो मेरे क्वेश्चन में मार्क लगा रहे थे, उन्होंने हमारे से थोड़ी बोला था घर से लाना। चलो आओ, देखो एटॉमिक मास इज ऑलवेज, देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें सबको क्या लिखा हुआ है मास डिफेक्ट के लिए? एटॉमिक मास इज ऑलवेज लेस देन मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब उस न्यूक्लियस का मास, क्योंकि देखो अब एटम का मास ले अगर दे रखा है तो उसको किसका मास ही मान के चलो? न्यूक्लियस का मास। क्यों? क्योंकि हमने पहली बार में ही पढ़ लिया था सर जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस की, ऑल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। यानी एटम का सारा मास लगभग 99% किसका है? न्यूक्लियस का मास। क्योंकि बाकी सारा स्पेस तो एटम का क्या है सर? एम्प्टी, है ना? इसलिए जो एटम का मास भी गिवन होगा तो उसको भी क्या मान के चलोगे? न्यूक्लियस का। ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास of the nucleons and the mass of nucleus is known as mass defect. और ये निकालना सीख चुके हो तुम शायद, राइट? हाँ ही नहीं बोलते। no, चलो डेल्टा एम निकाल, इसको बोलते हैं डेल्टा एम। और डेल्टा एम ही क्या होता है? मास डिफेक्ट। अब बात करते हैं सर न्यूक्लियस किस किस के वजह से मास का डिफेक्ट आता है सर? न्यूक्लियंस का मास ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा क्या होता है? ज्यादा था। न्यूक्लियस का मास क्या होता है?
कम होता है। तो अगर मास डिफेक्ट निकालना है तो न्यूक्लियंस के मास से किसको मास डिवाइड माइनस कर दूं? तो न्यूक्लियंस मतलब कौन कौन सा? प्रोटॉन और तो प्रोटॉन कितना होता है? जितना उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो अगर एक प्रोटॉन का मास mp है तो कितने प्रोटॉन्स का निकाल लूंगा? जितना उनका एटॉमिक नंबर है, z प्रोटॉन। ठीक है, अगर 2 प्रोटॉन की बात करूं तो 2 mp, 3 प्रोटॉन की बात करूं तो 3 mp, 4 की करूं तो 4 mp, 5 की तो 5 mp, लेकिन है कितना? z, तो z इंटू mp। ये तो किसका मास हो गया? मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रही है? मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन। अच्छा, अब किसका मास की बात होगी सर? न्यूट्रॉन की। तो प्लस न्यूट्रॉन का मास अगर मान लो कितना है सर? mn। तो होते कितने हैं? न्यूट्रॉन निकालने का तरीका क्या था? एटॉमिक नंबर a माइनस z। तो इसको कैसे लिखूंगा सर? मास ऑफ न्यूट्रॉन एक का इतना है तो टोटल है कितने? a माइनस z। ये क्या हो गया सर? मास ऑफ न्यूट्रॉन्स बोलूंगा, प्रोटॉन्स बोलूंगा, क्योंकि एक नहीं है ना, यहाँ पर z प्रोटॉन है और यहाँ पर a माइनस z न्यूट्रॉन। ये तो अब टोटल मास ऑफ क्या हो गया सर? न्यूक्लियॉन्स। यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो गया? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसके अंदर में से क्या माइनस करना है अब? मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ न्यूक्लियस इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? मास के डिफेक्ट। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? क्या किया सर हमने? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में से न्यूक्लियस का मास माइनस कर दिया, जो मास बचा वही क्या हो गया? मास डिफेक्ट। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी मास के डिफेक्ट में, जो एनर्जी आएगी वो कौन सी होगी? बाइंडिंग एनर्जी। अरे पता है ना ये एनर्जी कहां से आई सबको? जो आइंस्टाइन वाली इक्वेशन होती है, E is equal to mc स्क्वायर। ये तो पढ़ लिया था ना तुमने शायद, ये तो पढ़ लिया था। हाँ बस। तो अब अगर हम हर एक मास किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। इसलिए बोलते हैं मास भी एक तरह की क्या है? एनर्जी ही है, क्योंकि मास किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी की फॉर्म में। तो वो यही हम देखते हैं डेल्टा एम के कोरस्पॉन्डिंग। अगर एक यूनिट मास की बात करूं तो उसमें एनर्जी कितनी होगी? 1c स्क्वायर। 2 की बात करूं तो 2c स्क्वायर। 3 की बात करूं तो 3c स्क्वायर। यहाँ पर डेल्टा एम है तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? डेल्टा एम सी। और ये एनर्जी मास डिफेक्ट की वजह से आई है, तो इस एनर्जी को ही क्या बोलूंगा? कौन सी एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आ रहा है क्या? आसान सर, आसान। अगर इसी को जब मैं मास को AMU में लेता हूँ, एटॉमिक मास यूनिट, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा है ना? यस सर। तुम C की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम पढ़ेंगे आगे, बट यहाँ तक समझ में आया सबको? बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट का थोड़ा बहुत केस पक्का? चले आगे। चलो, अब बात आती है कि सर यहाँ पर हम, वैसे मैंने ये चीज तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा रखी है, बट अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बस हल्का फुल्का। अभी जो हमारे को पता है कि बाइंडिंग एनर्जी है, अब एक होता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसके ऊपर अभी बाद में इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं पहले बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी, ये मैंने बताया वही चीज है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द न्यूक्लियस। मतलब उन सबको आपस में जोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या है? बाइंडिंग। और यही तो उनको तोड़ने के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो भी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द इन्फिनिटी टू फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, ये तो हो गया सर रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर देखो, अगर जोड़ने के लिए एनर्जी दे ही जा रही है तो तोड़ने के बाद एनर्जी क्या होगी? तुम खुद सोचो ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है, ध्यान से सुनना, अब इसकी डेफिनेशन पूरी तरह से पढ़ो। ये न्यूक्लियस है मान लो, इसके अंदर मैंने न्यूक्लियस लाने, 4 न्यूट्रॉन और 4 ही क्या मान लो, 4 न्यूट्रॉन और x ऐसे मान लो, कोई भी एटम हो सकता है ना। तो इसको मान लो x तो प्रोटॉन्स है, इसके अंदर क्या है सर? x तो प्रोटॉन्स है, y क्या है? न्यूट्रॉन्स है।
न्यूट्रॉन। ठीक है, तो एक एक्स को और एक वाई को लेके जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी साथ में, फिर दूसरे एक्स और दूसरे वाई को, फिर तीसरे एक्स और तीसरे वाई को, फिर चौथे एक्स और चौथे वाई को, ऐसी। तो जितनी एनर्जी चाहिए इनको साथ साथ रखने के लिए, उस एनर्जी को क्या चाहिए, क्या है सर? मान लो सर 3 प्रोटॉन लेके आने हैं मेरे को, और किसी भी एटम का एग्जांपल दो मुझे। ऑक्सीजन की बात मानते फॉर एग्जांपल, इसका 8 और 16 ऐसा ही है ना, 8 प्रोटॉन है और 8 ही क्या है? न्यूट्रॉन। तो पहला प्रोटॉन लेके आया, उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना, इन्फिनिटी से किसी जगह पर लेके आने के लिए एनर्जी को बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी, याद है? तो इन्फिनिटी से उठा के लाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होगी सर। ऐसे न्यूट्रॉन को यहाँ पर उठा के लाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होगी, फिर दूसरे को भी लाके उठाने के लिए यहाँ पर लाने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होगी, फिर न्यूट्रॉन को भी उठा के लाने के लिए, ऐसे ऐसे जितनी एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट है, इन 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन को एक साथ लाने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी, वही एनर्जी क्या होगी सर? बाइंडिंग एनर्जी। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है सर? अगर साथ साथ रखने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, तो जब ये टूट जाएंगे तो वही एनर्जी क्या हो जाएगी सर? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी ना भाई। अगर मैं ऐसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग छोड़ो, किसी भी चीज को अगर मैं पास रख रहा हूं तो उसको पास रखने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मान लो सपोज कर लो एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और अगर मैं छोड़ दूं उस चीज को वापस से, तो वही एनर्जी क्या हो जाएगी सर? रिलीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, सबको पता है इतनी बात तो, है ना? क्लियर है भाई? क्लियर। जैसे वो स्प्रिंग की बात कर लो, स्प्रिंग को अगर मेरे को कंप्रेस करके रखे जा रहा हूँ, तो कुछ एनर्जी है जो मैं लगा रहा हूँ अपनी तरफ से, जैसे ही मैं छोड़ दूं एकदम से स्प्रिंग कैसे आएगा सर? वापिस आएगा। एनर्जी रिलीज हुई है, समझ लो। ऐसे ही केस है सर। मैं क्या कर रहा हूँ सर, उनको मेरे को इकट्ठे रखने के लिए उनको कुछ एनर्जी चाहिए मेरे को, वो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी। और जब मैं तोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? एनर्जी निकल जाएगी, रिलीज होती है। ठीक है, तो इनको तोड़ने के लिए भी अगर मान लो यहाँ से कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो 5 यूनिट की एनर्जी से क्या है, या 50 यूनिट की एनर्जी से क्या है? बाइंड है। तो इनके तोड़ने के लिए भी कितनी एनर्जी चाहिए होगी मेरे को? 50 यूनिट चाहिए। इतना समझ में आ रहा है? तो वैसे ये एनर्जी रिलीज होती है। वैसे ये एनर्जी क्या होती है? रिलीज। वो तुम्हें आगे मैं डिस्कस करवाऊंगा कि कब एनर्जी रिलीज होती है, कब देनी पड़ती है, क्या नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी पॉसिबल है या नहीं है, वो हम आगे करेंगे। बट फिलहाल इतना समझ में आ रहा है, चाहे मैं बाइंड करने की बात बोलूं चाहे मैं तोड़ने की बात करूं, बात सेम है। क्लियर है? यस सर। देख लो, दूसरी डेफिनेशन भी देख लो। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम इंफिनिटी टू फॉर्म द न्यूक्लियस, या और क्या लिखा हुआ है? और it is the energy required to split split the nucleus into its nucleons, मतलब तोड़ने के लिए अलग अलग हो जाए कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वो भी क्या है? वो बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्लियर है क्या सबको? फिर भी किसी को कोई डाउट है? तोड़ने के लिए और जोड़ने के लिए, दोनों के लिए कौन सी एनर्जी है सर? बाइंडिंग। क्लियर है? चलें आगे, चल सकते हैं? यस सर। अब बाइंडिंग एनर्जी को हम रिलेट करते हैं स्टेबिलिटी से। किसके साथ? स्टेबिलिटी के साथ। अब एक बात बताओ, जब तोड़ देंगे एनर्जी को तो फिर से अरेंज कैसे करेंगे? देखो, ये हमने डेफिनेशन दी है। एक्चुअल में मैंने वही तो बोला, ज्यादातर हम किसके लिए यूज करते हैं? स्प्लिट करने के लिए। किसके लिए बात करते हैं? स्प्लिट करने के लिए। तो हम स्प्लिट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए तो जोड़ने के लिए भी उतनी एनर्जी चाहिए होती है, तो हम वो मान के चलते हैं। इसका तुम करेक्ट एग्जांपल देखोगे बच्चे, जब फिशन और फ्यूजन की बात करोगे ना, जब न्यूक्लियर फ्यूजन आएगा तुम्हारा, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें तुम 2 एटम्स को क्या करते हो? जोड़ते हो। उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कैसे चेंज होते हैं उसमें तुम्हें पता लगेगा ये चीज। ठीक है, उसके अंदर हम न्यूक्लियंस को ऐड ही कर रहे हैं, ऐसा समझो। ऐसे ऐड करते हैं, ऐसा थोड़ी करेंगे भैया, हमारे बस की है क्या? एक प्रोटॉन उठा के यहाँ रख दिया, एक न्यूट्रॉन उठा के यहाँ रख दिया, जोड़ दिया, एटम बन गया। ऐसा थोड़ी हो रहा है ना? ये प्रोसेसेस हैं डिफरेंट। ये तो हम अपनी डेफिनेशन दे रहे हैं, पर ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, चांद पे जाके एक प्रोटॉन उठा के आ रहा हूँ, यहाँ पर जाके एक न्यूट्रॉन उठा के आ रहा हूँ, ऐसे जोड़ रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, उसके थ्रू ये पॉसिबल होता है। वो कैसे पॉसिबल होता है वो भी बात करेंगे। चलें आगे। हाँ जी सर। तो अब ध्यान से
जिसको बाइंड करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसको तोड़ने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उतनी ही। तो जो अच्छे से बाइंड है वो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी क्या चाहिए होगी, ज्यादा ज्यादा। और रिलीज की एनर्जी की बात करूं तो भी वो ज्यादा होगी रिलीज, है ना। तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मेरे को पता है तुम्हारे मन में वो क्वेश्चन है क्या कि बाइंडिंग एनर्जी नो द गुड मेजर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। बट अभी के लिए समझो कि क्या है सर, जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा क्या होनी चाहिए थी, स्टेबिलिटी। तो अगर एक एटम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी मान लो कितनी है, 90 यूनिट, कितनी है, 90 और एक एटम है जिसकी एनर्जी है मान लो 120 यूनिट, ठीक है। यस यस सर। तो मुझे बताओ किसकी कौन सा स्टेबल होगा, एक्स या वाई? 120 यूनिट्स वाला वाई। हमारे लिए तो यही होना चाहिए। सब बोलो कितना होना चाहिए, कौन होना चाहिए स्टेबल? 120 यूनिट वाला। अब मैं तुम्हें बोलूं एक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने थे, 4 मान लो। इसके अंदर कितने थे मान लो, 5। इसके अंदर थे मान लो 3, कितने थे, 3, समझ रहे हो। अब ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ, अगर पूरा वो ले लेते हैं ना, जिसको करने के लिए चाहिए हो हमें एक्यूरेट आंसर। इसमें मान लो हो गए हमारे पास 90 माना था ना मैंने, इसको 80 मान लो अभी के लिए, आंसर में तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अब यहाँ 4 लिखा, चलो। अब एक बात बताओ मुझे, यहां तक तो तुम्हारा काम सही है, सब कुछ ठीक है, एनर्जी के बारे में हमने तुमने कर लिया, सब कुछ कर लिया। बट यहां लिखो 6, ये 120, ये 80, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। अब एक बात बताओ, बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ा था कि न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, या पास पास रखने के लिए भी जो एनर्जी। फॉर एग्जांपल अभी मैं ऐसे भी तो बोल सकता था, एक इन न्यूट्रॉन्स को 8 ही प्रोटॉनों 8 ही न्यूट्रॉनों, इनको अलग करने के लिए एक को निकाला, फिर दूसरे को निकाला, फिर तीसरे को निकाला, फिर चौथे को निकाला, फिर पांचवे को निकाला। इन सबको अलग स्प्लिट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस को उठाओ और रखो, उठाओ और रखो, उठाओ और रखो, उठाओ और रखो, यहाँ से बाहर फेंक के न्यूक्लियस से बाहर निकाल के उनको स्प्लिट कर दिया, मतलब न्यूक्लियस को ही तोड़ दिया कि उसके न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो गए। उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी। अभी के लिए हमने बोला 80 यूनिट 120 यूनिट, ठीक है। इस केस में तो चलो जैसा भी है हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसके लिए हमें देखने में पता चल रहा है कि सर कौन ज्यादा स्टेबल होगा, एटम 120 वाला, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। बट एक बात ये भी तो देखो ना, यहाँ पर 80 यूनिट है, कितनी यूनिट है सर, 80 यूनिट है, लेकिन न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 4। तो 4 न्यूक्लियॉन्स को आपस में अलग करने के लिए जो एनर्जी ले रहा है वो कितनी है, 80। लेकिन यहाँ पर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 6। तो तुम ऑब्वियस सी बात है सर, ये तो कभी भी आप देख लो, 4 न्यूक्लियॉन्स को अलग करने के लिए एनर्जी ज्यादा होगी या 6 को, 6 को। तो मतलब तो हमेशा जिसके न्यूक्लियॉन ज्यादा उसकी एनर्जी तो 100% हमेशा क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो हम क्या ये कैरेक्टरिस्टिक सही है कि ये स्टेबल ज्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना सर, न्यूक्लियॉन्स अगर ज्यादा होंगे तो स्टेबल, मतलब न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे तो एनर्जी भी क्या लगेगी सर, ज्यादा लगेगी, क्योंकि नंबर ही न्यूक्लियॉन्स के ज्यादा है। हम कंपेयर कब कर सकते हैं, जब उसके भी 4 होते और इसके भी कितने होते, 4 होता। तब पता लगता कि इसके न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए या इसके न्यूक्लियॉन्स को ज्यादा चाहिए। अभी तो पक्की बात है सर, यहाँ पर मैं Z एटम और दे दूं, उसमें न्यूक्लियस 12 है, तो उनकी एनर्जी 80 और 120 से क्या होनी चाहिए, कम, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसको 12 न्यूक्लियस को अलग करना है। सोचो 4 के लिए 80 है, 6 के लिए 120 है, तो 12 के लिए ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, नहीं सर, नो सर। मैं एक्चुअल में कंपेयर कब कर सकता हूं, जब दोनों का नंबर क्या हो, सेम। अब दोनों का नंबर 4 कर दूंगा तो आगे फिर से 12 वाला आ जाएगा, तो उसको भी फिर से क्या करना पड़ेगा,
4 करना पड़ेगा ना Yes, भाई, sir. इसके 4 को देख रहा हूँ तो इसके भी 4 को देखना पड़ेगा, इसके भी आगे 16 वाला आ जाएगा, उसका भी 4 देखूंगा। इससे अच्छा मैं सबके लिए कितनी वैल्यू फिक्स कर लूं, 1। भाई सब एटम में सिर्फ एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको देख लेता हूं। सपोज कर लो, अब जैसे कैसे कह रहे हो, याद रखना 80 यूनिट क्या है एक्स के अंदर, 4 न्यूक्लियंस को न्यूक्लियस से अलग करने के लिए, 4 न्यूक्लियंस को एक दूसरे से क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 80 यूनिट है। ऐसे ही वाई में कितने न्यूक्लियंस को अलग किया हमने, वाई वाले में 6 न्यूक्लियंस, उसके लिए एनर्जी चाहिए 120। तो मैं चाहता हूं कि मैं एक ही के लिए कंपेयर कर लूं ना, असली मतलब तब कैसे पता लगेगा कि कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है, कौन ज्यादा स्टेबल है, वो तब पता लगेगा जब इसका भी कितने न्यूक्लियंस की बात कर लूं, 1 इसके एक न्यूक्लियन को बाहर रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, और इसका भी क्या निकाल दूं, इसके एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अब पता लग जाएगा क्योंकि अब नंबर क्या है, दोनों का सेम है। तो अगर x के एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए 10 यूनिट्स, y को निकालने के लिए मान लो चाहिए 5 यूनिट, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Sir, 10 वाला. 10 की बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, ये बाइंडिंग एनर्जी कितने न्यूक्लियन के लिए है, सिर्फ 1 न्यूक्लियन। इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कैसे समझ नहीं आया, देखो कैसे, अगले पेज पर आओ। ये था x, इसकी एनर्जी कितनी दे रखी थी, 80। हाँ, ये था y, इसकी एनर्जी कितनी दे रखी थी, 100। 1.20। इसकी कितने थे, 6, इसकी कितने थे, 4। ठीक है, क्लियर है सबको। अब तुम बताना मुझे, दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, ये मत सोचना कि अब आंसर उल्टा हो जाएगा। चेक करते हैं, इसको 4 न्यूक्लियंस को चाहिए थी 80 यूनिट, तो एक न्यूक्लियन को कितनी चाहिए होगी, 80/4 कितनी हो गई, 20 यूनिट। अब इसका चेक करो, इसका कितना होगा, इसका भी 20 है। सर यही बोल रही थी मैं। हाँ तो देखो कोई बात नहीं, क्या चाहिए, हाँ अभी आंसर बताओ ना फिर, इसका किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब तो जो 4 वाला है सोचो, दोनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल सेम है। सेम ही तो आई है। उसमें भी एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 20। इसमें भी एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 20। तो इनकी दोनों की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है सबको। तो मैं अब बता सकता हूँ कि इनकी स्टेबिलिटी दोनों की क्या होगी सर, लगभग सेम बराबर। ठीक है। लेकिन अगर मैं सीधा बाइंडिंग एनर्जी को दे के बोलता तो आंसर क्या आ जाता, वाई, है ना, वाई लिख देते तो आंसर गलत होगा। हाँ क्लियर है यहाँ तक सबको, इसीलिए 80 लिया था। अगर मान लो अब यहाँ पर कितना, मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर 8 हो, क्या हो, फॉर एग्जाम्पल, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हाइपोथेटिकल केस है, 8 हो। अब कितनी एनर्जी चाहिए होगी इसके लिए, 80 क्या करूंगा, 8 तो 10 आ जाएगा, तो 10 यूनिट्स। और इसकी तो अभी भी कितनी है, 20 यूनिट। 20 यूनिट्स। अब कौन ज्यादा स्टेबल है, वाई वाला। वाई। अब वाई वाला स्टेबल है। क्लियर है ना सबको, किसी को कोई डाउट। तो बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट अ गुड मेजर, बट कौन सा गुड मेजर है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। तो इसीलिए हम पूरी न्यूक्लियाई चैप्टर में बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा किसकी बात करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन के लिए। क्योंकि बाकी तो हमें पता ही है, अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखोगे तो पक्की बात है, जिसके अंदर जितने ज्यादा न्यूक्लियन उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी सर, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनके न्यूक्लियन ज्यादा है ना। 10 न्यूक्लियंस को और 8 न्यूक्लियंस को कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 10 न्यूक्लियन वाले में बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कंपेयर कब कर पाऊंगा, जब दोनों का अमाउंट क्या होगा, सेम। उसमें भी एक न्यूक्लियन की बात करूंगा और इसमें भी एक न्यूक्लियन की बात करूंगा, तब। क्लियर है, यस सर। क्लियर सबको। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, कोई डाउट। ऐसा हो सकता है क्या, तुम खुद बताओ, एक बच्चा तुम्हारा है, किसी और को, एक बच्चा तुम हो, 5 सब्जेक्ट का तुम्हारा पेपर है, ठीक है, किसके 5 सब्जेक्ट का पेपर है तुम्हारा, और दूसरी क्लास में एक बच्चा है, उसके 7 सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है, और तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि कौन ज्यादा कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, सब्जेक्ट से ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते ना तुम,
उसके नंबर है, तुम मान लो 5 सब्जेक्ट है तुम्हारे, हर एक सब्जेक्ट में आए, हर सब्जेक्ट में मान लो 70 नंबर है। उसके 6 सब्जेक्ट थे, लेकिन उसके हर सब्जेक्ट में कितने थे? 60। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब इसके टोटल मार्क्स बताना कितने हुए? 6 सब्जेक्ट 60 नंबर हर सब्जेक्ट में, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 360। तुम्हारे हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए? 70। टोटल सब्जेक्ट कितने थे? 5। 5। तो तुम्हारे कितने नंबर आ गए? 350। तुम क्या कहोगे कि भाई दूसरे वाले बच्चे के नंबर ज्यादा हैं, ऐसा बोलोगे क्या? बिल्कुल वही केस बाइंडिंग एनर्जी के साथ है। नहीं ना, क्योंकि तुम्हें पता है सर उसके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी क्या थे? 6 ज्यादा। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एक सब्जेक्ट की, अगर ये तो वैसे सब्जेक्ट रिलेटेड होती है, मैं कोई भी क्वांटिटी की बात कर लो, सब्जेक्ट तो हर केस में सेम नहीं आएंगे ना मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल में, है ना, ऐसा भी बोल सकते हो तुम्हारा डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर मैं पर सब्जेक्ट की बात करूं, ये सिर्फ तभी की केस है जब दोनों में यूनिफॉर्म चीजें, सारा कुछ क्या है? यूनिफॉर्म, हर सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं? सेम है, तब की बात हो रही है। तो अगर पर सब्जेक्ट की बात करो तो उस तुम्हारे कितने आएंगे? 70। इसके कितने आएंगे? 60। अब ये सही बात हुई कि तुम्हारे वाले मार्क्स ज्यादा हैं कंपेयर टू उसके वाले, क्योंकि तुम अब एक सब्जेक्ट की बात करो, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करो। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे ही वहां पर रहता है सब कुछ। लेकिन ये एग्जांपल तभी वैलिड है जब सब सब्जेक्ट में मार्क्स क्या हो? सेम हो। फिर भी उसके लिए भी हम क्या करते हैं, अगर अलग मार्क्स होते हैं तब भी तो ऐसे कैलकुलेट नहीं करते ना कि टोटल ऐड करके। फिर तुम क्या यूज करते हो उसके लिए? परसेंटेज यूज करते हो ना। अगर परसेंटेज यूज ना करते तो सर पता ही ना लगता, सर कभी भी नहीं लग सकता ना किसकी ज्यादा है किसके कम है मार्क्स। तो परसेंटेज इसलिए तो यूज हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स तो अलग है ही है, मार्क्स तो अलग है ही, लेकिन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी क्या है? अलग है ना। डिफरेंट डिफरेंट कंपेयर करने के लिए तब भी परसेंटेज का यूज करते हैं। चलो अभी आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ। किसका ग्राफ है सर? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कैसे निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? तुम्हें बता दिया। टोटल बाइंडिंग एनर्जी को किससे डिवाइड कर दिया होना है? किससे डिवाइड किया है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यानी किससे डिवाइड किया है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन को किससे लिखता हूं मैं? सर जेड से। जेड से? नो सर। किससे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन को? ए ए से। तो टोटल नंबर ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी को ए से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन मतलब ए को ही क्या बोलता हूं? मास नंबर। तो देखो मास नंबर के साथ बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखा हुआ ऊपर? पर न्यूक्लियन। कैसे वेरी कर रही है हर एक एलिमेंट के लिए वो तुम्हें गिवन है। हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, कैल्शियम, आयरन। सबसे ज्यादा देखो किसके लिए आ रही है पीक? हाईएस्ट पीक किसके लिए आई हुई है? आयरन के लिए। किसके लिए? आयरन के लिए। वेरी गुड, आयरन के लिए। तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये सबसे ज्यादा, इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा क्या है? ज्यादा। और ये क्या होगा फिर? स्टेबिलिटी भी इसकी क्या होगी? ज्यादा। तुम देखो इससे पहले वाले, इसके आसपास रीजन फिर थोड़ा सा कम होने के बाद लगभग लगभग कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन बाद में और कम हो, इसके बाद भी बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में कम हो रही है और इससे पहले भी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कम हो रही है। तो इसके बाद वाले रीजन में आयरन के बाद थोड़ा बहुत सैचुरेशन रहता है और उसके बाद कम हो जाता है। तो इसके बाद वाले रीजन में खासकर यहाँ स्टेबिलिटी, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? बहुत बहुत कम। इससे पहले भी बाइंडिंग एनर्जी क्या थी? बहुत बहुत कम। तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। इनकी भी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो सबको क्या होना चाहिए? सब क्या होना चाहते हैं आपस में? स्टेबल होना चाहते हैं या अनस्टेबल? स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल होना है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ज्यादा। तो हर एलिमेंट अपनी बाइंडिंग एनर्जी को क्या करना चाहता है? ज्यादा करना चाहता है। तो अब जो इस साइड वाले, लेफ्ट वाले हैं, वो कौन सी साइड शिफ्ट होना चाहते हैं कि उनकी एनर्जी कहाँ हो जाए, कितनी हो जाए? देखो एक तो है लेफ्ट वाला रीजन बहुत, और एक राइट वाला रीजन। दोनों की स्टेबिलिटी क्या है?
सर आप कौन सा लेफ्ट वाला बोल रहे हैं? आयरन के लेफ्ट में देखो और आयरन से थोड़ा सा आगे जाके फिर राइट में देखो, दोनों साइड की बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है धीरे धीरे? कम। सर कम हो रही है। कम हो रही तो है। उन दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? दोनों रीजन में स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? और ये कम कम। हो भाई रही इस है। रीजन में देख लो, चाहे इस रीजन में देख लो, चाहे या इस रीजन में देख लो, स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो अगर इनकी स्टेबिलिटी को क्या कम करना है, हो- ज्यादा करना है, तो इनको कौन से रीजन में शिफ्ट होना पड़ेगा इनकी एनर्जी को? आयरन, आयरन वाला रीजन है ना, जो बीच वाला रीजन है। आयरन नहीं है सिर्फ, आयरन के आसपास वाले एलिमेंट्स और भी हैं आगे वाले, वहां पर भी लगभग लगभग सही रहती है एनर्जी। लेकिन उसके बाद जाते जाते जब मास बहुत बढ़ जाता है तब भी एनर्जी, मास नंबर जब बहुत बढ़ जाता है तब भी एनर्जी कम हो जाती है। मास नंबर जब बहुत कम होता है तब भी एनर्जी क्या रहती है? बहुत कम रहती है। क्योंकि ये ग्राफ किसके साथ है सर? मास नंबर के साथ है। तो अगर मास नंबर बहुत कम है, बहुत कम है, तब भी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बहुत कम। मास नंबर बहुत क्या है? ज्यादा है, तो भी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बहुत कम। ज्यादा। कम। तो लेफ्ट वाले और राइट वालों की एनर्जी कहाँ होनी चाहिए? लगभग वो क्या चाहते हैं? हमारी एनर्जी भी मिडिल वाले पोर्शन में आए, है ना? हमारी एनर्जी की वैल्यू भी उतनी हो जितनी आयरन के आसपास वाले एलिमेंट्स के, है ना? तो सर हाँ सर, बीच वाले रीजन वाले एलिमेंट्स के। तो वो भी अपनी एनर्जी को कहाँ शिफ्ट करेंगे? बीच वाले में। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए प्रोसेस होते हैं, हम अभी पढ़ेंगे। पर यहां तक समझ में आया स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है? यस सर। देख लो कहां से कहां तक की स्टेबिलिटी अच्छी होती है सर? 40 से लेकर 180, 40 से लेकर 180 की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। 40 से कम वालों की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? लेस देन 40 वालों की स्टेबिलिटी भी क्या होगी सर? कम। और मोर देन कौन सी की स्टेबिलिटी कम होगी? 180 से 180। तो 40 से 180 के बीच में जो भी लाई कर रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी लगभग लगभग सही है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी अच्छी खासी है। लेकिन 40 से कम की बात करूंगा, 40 मतलब जिनका मास नंबर यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 40 से क्या है? कम है। जिनका मास नंबर 40 से कम है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है। ऐसा ही जिनका मास नंबर 180 से भी क्या है? ज्यादा है, उनका मास नंबर भी क्या है? कम है। तो इन सबको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। तो अब देखो, अब ये स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे डिपेंड करती है, और बाइंडिंग एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है पर न्यूक्लियन? मास नंबर पे। तो इनके मास नंबर में कुछ चेंज आएगा तभी तो इनकी स्टेबिलिटी कम हो या ज्यादा होगी ना। ऑब्वियस सी बात है। यस सर। 40 से कम वालों को अपना मास नंबर बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? सर कम करना पड़ेगा। देखो 40 से कम वालों की एनर्जी क्या है? कम है। तो अगर इनको एनर्जी बढ़ानी है तो इनका अमाउंट, नंबर ऑफ, जो नंबर होगा वो 40 से बड़ा होना चाहिए, कम होना चाहिए? बड़ा। ठीक है, तो क्या ये बड़ा हो सकता है? पॉसिबल है? नो सर। नहीं है पॉसिबल। नो सर। फिर क्या करे सर? यहाँ पर गठबंधन सरकार आएगी। क्या आएगी सर? गठबंधन सरकार। ऐसा होता है ना सर, जब मान लो कोई 3 पार्टियां हैं, उनमें से तीनों में से एक जो है वो जीत रही है, उसके वोट है 100, उसके वोट है 100, बाकी 2 के मिला के एक के 70 हैं, एक के 40 हैं, है ना? अब ना पार्टी बी जीत सकती है ना पार्टी सी जीत सकती है, लेकिन वो दोनों अगर मिल जाएं तो ए को हरा देंगी या नहीं हराएंगी? गठबंधन, यहाँ पर भी गठबंधन होगा। उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा करने के लिए उनको मास नंबर बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मास नंबर अलग से तो बढ़ नहीं सकता कि अगर किसी का मास नंबर 15 या 20 है, उसको मैं थोड़ी कह दूंगा तू 40 से अपने आप कर दे आगे। हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं। तो वो किसी और छोटे एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा? कंबाइंड हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। टोटल मास नंबर क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। इसी को कंबाइंड, जब जो छोटे छोटे एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके बड़ा एलिमेंट बनाते हैं, ये दो छोटे छोटे एटम कंबाइंड होके बड़ा एटम बनाएंगे, उसी को क्या बोलूंगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलता हूं उसको? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, समझ में आ रही है? ऐसे ही तो यानी अगर छोटे एलिमेंट्स को बाइंडिंग एनर्जी अपनी बढ़ानी है तो कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये लेफ्ट वाले को करना पड़ेगा या राइट वाले को करना पड़ेगा? बताओ सर। बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो। देखो लेफ्ट वाले को करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझ में आएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर दिख रहा है तुम्हें?
आयरन ग्रुप Yes. के आइसोटोप्स है, इनके मोस्ट लाइटली बाउंड है, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। आयरन के लिए मान लो 58 चाहिए, कितना चाहिए? 58 मास नंबर है ना। तो मैं चाहता हूँ 58 तो नहीं, मान लो कोई और, मान लो कोई एलिमेंट है, एक का मास है 24, एक का मास है 36 33, दोनों 40 से कम है या ज्यादा है? कम है। So ज्यादा 40 से क्या है? हमें पता है स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी, 40 से लेकर कहाँ तक? 180 तक। इससे पहले वाले भी क्या है? कम स्टेबल है। इससे बाद वाले भी क्या है? कम स्टेप। कम स्टेबल है। तो क्या हो सकता है सर? या तो 40 से ज्यादा हो मास नंबर, या 40 से कम हो। मतलब 24 का मास नंबर 40 से क्या है? कम है। कम है। तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी सर? कम होगी। 33 भी 40 से कम है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? कम होगी। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है ये कंबाइंड हो, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अच्छा, अब अगर मेरे को इनकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? इनका मास नंबर बढ़ाना पड़ेगा। किसके बीच में आना चाहिए इनका मास नंबर? 40 से लेकर 180 के बीच। तो ऐसे तो नहीं बढ़ सकता, ये तभी बढ़ सकता है जब ये दोनों आपस में क्या हो जाए? कंबाइन। तो देखो अब इनका मास नंबर क्या हो जाएगा? 57 के 40 से 180 के बीच में आता है। Yes sir, आता है। 40 से 180 के बीच में जो एलिमेंट आएगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है क्या सबको? क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ तक? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? दोबारा पूछनी है सर 50% समझ आ गया। तो दोबारा समझो फिर। देखो, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स स्टेबिलिटी किसकी है सर? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है जो बीच में एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। जो कहाँ लाई कर रहे हैं सर? बीच में। कहां से कहां तक? 40 से लेकर 180 वाले क्या है सर? मोस्ट स्टेबल। मोस्ट की जगह लगा दूं मोर स्टेबल, ठीक है, क्योंकि मोस्ट स्टेबल सिर्फ एक होता है, आयरन है, उसकी बात कर रहे हैं, है ना, उसका आइसोटोप। 40 से 180 की बात करूं तो उसमें मोस्ट स्टेबल है। जिन भी एलिमेंट का मास नंबर 40 से 180 के बीच में आएगा वो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। 40 से कम है तो स्टेबल नहीं होंगे, 180 के बाद है तब भी स्टेबल नहीं होंगे। तो हर एलिमेंट क्या चाहता है? कि मैं स्टेबल हूं। तो कोई भी दो लाइटर एलिमेंट्स हैं, एक का मान लो 22 है, एक का मान लो मास कितना है, मास नंबर क्या है? 40 से कम, कुछ भी बोल दो। मान लो है 30 है, कितना है? 30 है मास नंबर। ये एलिमेंट मेरा ए है, ये एलिमेंट क्या है मेरा? बी है। तो दो एलिमेंट है, दोनों का मास नंबर 40 से क्या है? कम। तो ये भी क्या चाहता है? कि मेरी भी स्टेबिलिटी क्या हो? बढ़े। लेकिन अभी क्या है? कम। इसकी भी स्टेबिलिटी क्या है? कम। अगर ये दोनों स्टेबल होना चाहते हैं तो इनके पास क्या इलाज है सर? ये खुद तो नहीं हो सकते स्टेबल, ये दोनों कंबाइंड होके एक नया एलिमेंट बनाते हैं। कंबाइंड होके एक नया एलिमेंट बनाते हैं जो ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। इन दोनों को जोड़ के ए और बी आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, एक नया एलिमेंट बनेगा, उसको बोल दिया सी। ये जो सी होगा, ये ए और बी दोनों से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। वो क्यों होगा? क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। कैसे सर? ये अगर 22 है इसका मास नंबर और इसका क्या है? 30, तो सी का कितना होगा? 52। और 52 किसमें लाई करता है सर? 40 से लेकर 180 के बीच। तो इसका जो एलिमेंट होगा वो पक्का इनके बीच में लाई कर रहा है, तो वो क्या होगा? मोर स्टेबल। तो दो लाइटर एलिमेंट, जो छोटे छोटे एलिमेंट जिनका मास नंबर कम है, उनको अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उनको आपस में क्या होना पड़ेगा? कंबाइन होना पड़ेगा। इसी कंबाइन के प्रोसेस को क्या बोलता हूँ? फ्यूजन। क्या बोलता हूँ? फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो न्यूक्लियर फ्यूजन कब होगा? जब दो छोटे छोटे एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा एलिमेंट बनाएंगे। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? शिवानी या नैन्सी, आप लोग कुछ पूछ रहे हो क्या? सर। ठीक है। तो अगर दो छोटे एलिमेंट्स कंबाइन होकर नया एलिमेंट बनाएंगे, तभी वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि स्टेबिलिटी को क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, अभी मैं दिखा भी देता तुम्हें, देखो। दिख रहे?
180 तक तो है, लेकिन 220 के बाहर भी जो पहुंच गए वो तो बिल्कुल ही क्या होंगे सर? अनस्टेबल। अनस्टेबल। तो अब क्या चाहते हैं, जो ज्यादा हैवी है वो भी क्या चाहते हैं सर? अभी तो जो लाइटर थे ये तो क्या थे सर, 40 से हल्के हल्के थे। अब 180 के बाहर जो होंगे, यानी 180 मान लो, 220 मान लो, इससे ज्यादा जो होंगे मास वाले, वो भी क्या चाहते हैं सर? स्टेबिलिटी चाहते हैं या नहीं चाहते? स्टेबल होना चाहते हैं। तो मान लो किसी एलिमेंट का मास है, फॉर एग्जांपल मान लो 240 है, क्या है? 240 है या 248 है। अब ये तो स्टेबल है या नहीं है? नहीं है। नहीं है सर। तो ये स्टेबल होने के लिए कौन सी रेंज में आना चाहेगा? 40 से 80 के बीच। 180 या 100 220 के बीच में, इतना के बीच में आना चाहेगा, तब ये थोड़ा बहुत स्टेबल होगा। तो अब ये, इसको तो मैं नहीं कह सकता ना कि भाई तू अपने आप मास कम कर ले। इसको मास कम करने के लिए क्या होना पड़ेगा? किसी के साथ जोड़ दूंगा तो और बढ़ जाएगा मास नंबर या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। जोड़ने से तो और बढ़ जाएगा मेरे को तो। लेकिन क्या करना है, इसकी वैल्यू को कम करना है। कम करना है। कम करने के लिए क्या जुड़ना पड़ेगा या इसको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। टूटना पड़ेगा। इसको कम तो ये दो छोटे एलिमेंट में टूट जाएगा जिनका मास नंबर क्या होगा? 40 से लेकर 180 के 80 बीच के में। बीच। मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो। एक का हो गया यहाँ पर 170 मान लो, और 248 में से 170 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 78 78। है ना? 100 हो गया ना, सॉरी 78 हो गया, राइट? यस। है ना? तो एक एलिमेंट बना y जिसका मास नंबर कितना है? 170। क्या वो 40 से 180 के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल। हाँ, तो ये भी क्या होगा सर? स्टेबल। 78, क्या ये 40 से 180 के बीच में लाई कर रहा है? यस सर। तो ये भी क्या होगा सर? स्टेबल। लेकिन ये जो था, ये क्या था? अनस्टेबल। तो यहाँ पर एक बड़ा एलिमेंट दो छोटे छोटे एलिमेंट में टूट गया ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिशन। फिशन, फिशन। और जब जुड़ जाते हैं छोटे छोटे बड़े में, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। क्या होता है सर? ये क्या है? 40 से 180 के बीच में है क्या? नहीं। तो ये क्या है? अनस्टेबल। ऐसे ये भी क्या होगा सर? अनस्टेबल। लेकिन ये क्या है सर? स्टेबल। क्लियर है? जब दो छोटे छोटे एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड हो जाए स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तब भी क्या होगा? तब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जब कोई बड़ा एलिमेंट स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या हो जाए? टूट जाए दो में या दो से ज्यादा में, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिशन। फिशन। तो जुड़ने को बोलता हूं फ्यूजन। तो फ्यूजन जुड़ कौन रहे हैं? छोटे छोटे या बड़े वाले? छोटे छोटे। छोटे छोटे। और छोटे छोटे कहाँ हाई? छोटे छोटे का मतलब है लाइटर एलिमेंट जिनका मास नंबर कम है। तो वो लेफ्ट रीजन में लाई करेंगे या राइट रीजन में? आयरन से पहले लाई करेंगे या आयरन के रीजन वाले के बाद? लाइटर वाले पहले। तो जो इस वाले रीजन में जो चीज होंगी, जो लेफ्ट वाले रीजन में, वो कौन सा प्रोसेस करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये वाले कौन करेंगे सर? न्यूक्लियर फिजन। तो इसलिए लिखा भी हुआ है, ये जो एलिमेंट है ये क्या करेंगे सर? न्यूक्लियर फिजन। और ये क्या करेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है सबको? बोल दो किसी को भी डाउट है तो। बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया टू मेजर द स्टेबिलिटी, बट कौन है गुड क्राइटेरिया सर? बाइंडिंग एनर्जी पर। किससे पता चलता है कि मोर स्टेबल है? बाइंडिंग एनर्जी से या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से? पर न्यूक्लियन से। क्लियर है ना? तो याद रखना, ये ए बी और सी रिएक्शन हमेशा जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो या नहीं। ये तो हमने क्या लिया है? सिर्फ एक एग्जाम्पल लिए हैं। इनके एक्चुअल में जो, ये तो हमने एक हाइपोथेटिकल केस लिया, इसके एक्चुअल एग्जाम्पल हम कल स्टडी करेंगे जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। किसको? न्यूक्लियर रिएक्शंस को, जिसके अंदर न्यूक्लियर फिजन भी आएगा और न्यूक्लियर फ्यूजन भी आएगा। इसकी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स है। जैसे न्यूक्लियर फिजन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, कौन सा? यूरेनियम। तुमने पढ़ा भी होगा साइंस केमिस्ट्री में, यूरेनियम टूट जाता है बेरियम में और क्रिप्टोन में। पढ़ा होगा? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं। ऐसे ही हम सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं, कैसे होता है? उसमें दो एटम्स आपस में कंबाइंड कर जाते हैं। तो अच्छे ये एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ समझने के लिए था। क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। यस सर। देखो यहाँ पर
मिनिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इन द केस ऑफ ड्यूट्रॉन मिनिमम इतनी है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, और सबसे ज्यादा कितनी है सर? 8.7, और वो किसके लिए है? आयरन के। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है 28 से 138 के लिए। वो तुम्हारे को अलग अलग जगह अलग अलग डाटा मिलेगा, बट तुमको जनरली याद क्या रखना है सर? 40 से लेकर 180 का, 40 से 180 याद रखना। ये क्यों रखना है, मतलब क्या कह रहे हो? 47 180 तक की क्यों रखना है? समझ नहीं आ रही मुझे, दोबारा बोलो। कहां से कहां तक क्यों रखना है? अच्छा, 40 से लेकर 180 तक क्यों रखना है, ऐसे बोल रहे हो क्या? सर ये 28 से 138 क्यों लिखा हुआ है, ऐसे ही बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ बच्चे, ये स्टेबिलिटी कर्व होती है, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हम एवरेज, अलग बुक में अलग अलग डाटा मिलता है तुम्हें अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम एवरेज नंबर लेके चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा तुम मान सकते हो इसको, अगर तुम 30 से 40 भी लिख दोगे ना तो भी तुम्हारा कोई गलत नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा बिल्कुल। तुमको बस आसपास का आइडिया देना है कि मिड वाले रीजन में जो स्टेबिलिटी है, जिनका मास नंबर ना बहुत, इसका बेसिक मतलब ये है कि जिनका मास नंबर ना बहुत क्या है, कम, ना बहुत ज्यादा, वो ज्यादा क्या रहते हैं? स्टेबल। और जिनका मास नंबर बहुत कम होता है वो भी अनस्टेबल है, जिनका मास नंबर बहुत ज्यादा है वो भी क्या है? अनस्टेबल। और उसमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 56, आयरन वाला, जिसका मास नंबर 56 है। तो ये देखो 30 से 40 की, 140 की बात करोगे तो 30 भी 56 के करीब है लगभग, 40 भी 56 के करीब है लगभग। तो कई बुक्स में तुम्हें 35 से 128 भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जो मैं 140 वाले भी इतने कम नहीं माने जाते अनस्टेबल। जो बहुत अनस्टेबल होते हैं ना, वो कौन होते हैं? 220 के बाद वाले बहुत क्या होते हैं? अनस्टेबल। आगे बढ़ेंगे भी सही। तो देखो यहाँ पर एक डाटा यहाँ पर दिख रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है? जो 120 से ज्यादा है वो तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, वो तो पक्का जो बहुत जल्दी टूट जाएंगे। तो इनको तोड़ने के लिए हम क्या होगा, ये ब्रेक हो जाता है अपने आप। क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन। क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, और जब वो छोटे छोटे होंगे वो क्या होंगे? कंबाइंड होंगे, क्या बोलेंगे? फ्यूजन। तो तुम्हें लिख भी रखा है, देखो, लाइट न्यूक्लियस सच एज हाइड्रोजन, बहुत हल्का है, कंबाइंड टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस टू फॉर्म द हीलियम फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। अब मैं ये थोड़ी कह दूंगा कि हाइड्रोजन कहां से पहुंच जाएगा, सीधा 72 में पहुंच जाए या 40 पे पहुंच जाए। हाइड्रोजन बिल्कुल ज्यादा स्टेबल तो नहीं हो सकता, लेकिन हाइड्रोजन अगर हीलियम में बदलना चाहे तो वो बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये मैं बता सकता हूं कि ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं। कैसे बता दूंगा? अगर उस रिएक्शन में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही तो वो रिएक्शन स्टेबल, वो पॉसिबल नहीं है। कोई भी रिएक्शन होगी वो तभी पॉसिबल होगी जब उसमें उस रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। अगर बढ़ रही होगी तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, अगर स्टेबल नहीं हो रहा होगा तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, वो हीलियम में बदलेगा या नहीं? भाई हाइड्रोजन का मास नंबर देख लो और हीलियम का देख लो, है ना, एक का 1 है एक का 4 है, तो वो बदलेगा या नहीं बदलेगा? हमें पता है बाइंडिंग एनर्जी कब बढ़ती है? जब उसका क्या बढ़ रहा होता है? मास नंबर बढ़ रहा होता है। हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होती है बच्चे? ज्यादा होती है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी कम है, हीलियम की ज्यादा है। हायर बाइंडिंग एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी भी क्या सर? ज्यादा। तो हाइड्रोजन क्या हीलियम में बदलना चाहेगा या नहीं बदलना चाहेगा? बदलना चाहेगा। इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आए हुए हैं और हम इनको कल प्रैक्टिस करेंगे। आज का लेक्चर थ्योरेटिकल समझ में आ रहा है? यस सर। तो इससे तुम्हें 4-5 रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, उन सब की बाइंडिंग एनर्जी दे देंगे तो तुम बता पाओगे। जिस रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही होगी उस वो रिएक्शन पॉसिबल होगी, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही होगी तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे बोल दूं कि ये जो बीच वाले रीजन वाले हैं, ये वाले रीजन वाले, क्या ये टूटना पसंद करेंगे क्या किसी में? अगर ये मान लो कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर है मान लो 59 के आसपास, तो ये तो अच्छा खासा स्टेबल है पहले से ही, है या नहीं है? 40 से 180 के बीच में आ रहा है, क्या ये स्टेबल है या नहीं है? बोलो, इसका मास नंबर 59 है, तो क्या ये स्टेबल होगा या नहीं होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल है तो क्या इसको अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि ये टूट गया एक 17 में, मतलब कुछ एक मान लो 19 में टूट गया और एक टूट गया हमारा 19 के बाद क्या आता है 40 की बात आती है, तो एक 20 में टूट गया मान लो, 59 में से 20 गया कितना हो जाएगा?
39, तो एक 39 में टूट गया। क्या ये टूटना पसंद करेगा या नहीं पसंद करेगा, बताओ? नो सर। क्यों? क्योंकि जिसमें ये टूट रहा है उन सब की बाइंडिंग एनर्जी इसकी बाइंडिंग एनर्जी से क्या है, कम कम है। कम है, तो उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं नहीं। समझ में आ रहा है। लेकिन उसका अपोजिट, वो 20 वाले 39 वाले क्या 59 में बदलना चाहेंगे या नहीं बदलना चाहेंगे? चाहिए सर। क्योंकि ऐसे कंबाइन होने पर उनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है सर। और इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि वो जुड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये हम बात करेंगे कल। ऐसी ऐसी जेई मेंस के क्वेश्चन करेंगे, देख लो कुछ तो हमें दिखा भी देता हूँ तुम्हें। ये देखो यहाँ पर, ये दिख रहे हैं, एक तो बाइंडिंग एनर्जी निकालना, ये सारे क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं। तो इसलिए एज एन होमवर्क अभी जान करके डाला है मैंने तुम्हारे लिए, ताकि तुम इनको एक बार रिवाइज करके आओ। इसके अलावा भी हम करेंगे, ठीक है? लेकिन अभी तक किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज में तो मेरे से पूछो। क्लियर है सबको? यस सर। तो हमें आज पता लग गया मास डिफेक्ट क्या होता है। मास डिफेक्ट के कोरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो बाइंडिंग एनर्जी होती है, वो क्या होती है, ठीक है? और बाइंडिंग एनर्जी के बाद हमने पता चला कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, किसकी ज्यादा होती है बाइंडिंग एनर्जी, किसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन की टर्म कैसे है, ये सब, ठीक है? और तुमने देखा होगा कि बाइंडिंग एनर्जी की जो कर्व है वो एक जगह जाके छोटी सी थोड़ी सी जाकर कांस्टेंट हो रही है। क्या हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। वो क्यों हो रही है उसका रीजन हम कब कब पता चलेगा हमें, कल। हालांकि उसका रीजन इतना पूछा नहीं जाता, बट उसका रीजन हम कल बताएंगे क्या होता है एक्चुअल में। इसका आंसर न्यूक्लियर फोर्स है। क्या है इसका आंसर? न्यूक्लियर फोर्स। एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तुमने पढ़ा होगा भाई, जब प्रोटॉन है वो भी तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे हैं। है ना? एक न्यूक्लियर फोर्स है जो तुम्हें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ाई थी, याद है थोड़ा बहुत? तो कल हम इसके डीप में भी थोड़ा सा जाएंगे पहले, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ये डीप लेवल का काम करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, बट हमें पता होना चाहिए, तो कल बात करेंगे इसके ऊपर। कहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक ज्यादा हैवी हो जाती है न्यूक्लियर फोर्स से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है? बट आज के लेक्चर में किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पहले पूछ लो। किसी को कोई डाउट है? बोलो हाँ या ना बच्चों। नो सर। पक्का क्लियर है सबको? न्यूक्लियर फिजन क्यों हो रहा था? न्यूक्लियर फिजन कौन बताएगा मेरे को? न्यूक्लियर फिजन क्यों हुआ था? क्या जरूरत पड़ गई न्यूक्लियर फिजन होने की? बाइंडिंग एनर्जी को मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ना, जो सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए थे। हाँ, तो दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस जब इकट्ठे हो जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए न्यूक्लियर फिजन हुआ था। फ्यूजन हुआ। फिशन क्यों हुआ फिर? टूट गए थे जब मतलब हाईएस्ट अभी क्या हो रहा था सर? स्टेबिलिटी टूटने के बाद भी स्टेबिलिटी क्या हो रही थी सर उनकी? कम हो रही थी या बढ़ रही थी टूटने के बाद? बढ़ रही थी। बढ़ रही थी। तो बढ़ रही थी इसलिए वो टूट भी गए, तो उसको बोल दिया न्यूक्लियर फिशन। तो लेफ्ट वाले कैसे होंगे सर? फिशन करेंगे या फ्यूजन करेंगे? जो लेफ्ट वाली साइड वाले जो कम है, जिनका मास नंबर कम है, लाइटर वाले, न्यूक्लियर जुड़ेंगे या टूटेंगे? जुड़ेंगे। जुड़ेंगे। और हैवी वाले क्या करेंगे? न्यूक्लियर फिशन। फिशन। ठीक है, तो याद रखना सब क्लियर है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कल रिवाइज कर देंगे फटाफट, थोड़ा सा पढ़ के आना जो भी मैंने बताया, उसके बाद हम कल करेंगे बात सारे क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान है। अभी तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है? चलो बाय बाय, आज के लिए इतनी बात करेंगे। ओके।